मुक्ता, कैन यू लिसन मी? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, ओके। तो हम परिचर्चा कर रहे थे कि तुलनात्मक राजनीति में जो संस्थागत उपागम है, उस संस्थागत उपागम का विकास कैसे हुआ है। ओस्ट्रेंस्की ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 1902 के अंतर्गत ब्रिटेन व अमेरिका की दलीय प्रणालियों का अनुसंधान करके लोकतांत्रिक संकल्पना का विश्लेषण किया है। इन रचनाओं में संस्थागत अध्ययन के व्यवहारिक स्वरूप को उजागर किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ओस्ट्रेंस्की के द्वारा कही गई है। ऑस्ट्रेंस्की ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी के बारे में हम सोचते हैं या जिस डेमोक्रेसी की बात कही गई है, उस लोकतंत्र जिसको पोलीबियस के द्वारा स्ट्रेंथर्ड ऑफ पीपुल कहा गया है, लोगों की मजबूती कहा गया है, उस लोकतंत्र को जो लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन की बात कही गई है, और जो गेटिसबर्ग भाषण में 1863 में दोबारा एक पॉपुलर की के रूप में या पॉपुलरिटी के रूप में, विख्यात के रूप में, सुविख्यात स्वरूप में वह सामने आता है। और गेटिसबर्ग जो भाषण है उसको ही लोकतंत्र का मूल आधार माना गया। डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा शासन है और लोगों के लिए किया जाने वाला शासन है। वास्तव में इस डेमोक्रेसी को भले ही वे लोगों का शासन कहा जाता हो, परंतु वह पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह संगठन किस आधार पर बनता है, उस संगठन के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज तरह से इस दुनिया भर में कार्य करते हैं या पॉलिटिकल सिनेरियो में कार्य करते हैं। पार्टी सिस्टम का एक सेपरेट चैप्टर है जिसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तब आपको विस्तार से बताया जाएगा कि वास्तव में ओस्ट्रेंस्की ने ऐसा क्यों कहा है कि जिस डेमोक्रेसी हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हाइपोथेसिस अच्छी क्यों नहीं है, या जिस हम अच्छे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो वास्तव में उस स्वरूप में क्यों नहीं है जिस स्वरूप में वह स्थापित होना चाहिए था। या हम कह सकते हैं कि लोगों का शासन वह क्यों नहीं है, वह कुछ लोगों का ही शासन क्यों है। या अरिस्टोटल जैसे चिंतकों के द्वारा डेमोक्रेसी को भीड़ तंत्र के रूप में या एक बुरे शासन के रूप में क्यों अभिव्यक्त किया गया था। हालांकि उस समय डेमोक्रेसी नहीं था, परंतु डेमोक्रेसी के बारे में उनकी राजनीतिक दूरदृष्टिता ऐसी क्यों थी, इन सब के बारे में यहाँ पर ऑस्ट्रेंस्की के द्वारा एनालिसिस किया गया है। और उसने जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसके प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है और उसको एनालिसिस किया है कि वास्तव में लोकतंत्र वैसा नहीं है जैसा आपको दिखाई देता है। भले ही कहने के लिए लोकतंत्र, या जो ब्रिटिश थिंकर्स का कहना है कि ब्रिटेन के लोग 5 वर्ष में केवल एक दिन स्वतंत्र होते हैं जिस दिन वोट कास्ट करना होता है, उसके बाद वोटर्स जो पहले देवता के समान है उसके बाद उसको भिखारी की तरह माना जाता है। इनके बाद की रचनाओं में ऐसी फाइनर की रचना थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, इनका देखिए आप नोमेक्लेचर है वो बेसिकली ऐसा ही है कि थ्योरी, जैसे मैंने बताया कि सिद्धांत क्या है, मैं आपको कहूँ मेहनत, ईमानदारी, कठिन परिश्रम, ये सब करना चाहिए, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें ये थ्योरी की बात है। परंतु प्रैक्टिस में, जैसे कई बार मैंने क्लास में भी डिस्क्रिप्शन दिया है और कई बार हमने चर्चा का विषय रहा है कि किसी 10वीं मेरिट होल्डर बालक से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और मेजॉरिटी जो जवाब होता है वो पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आरएएस बनना चाहते हैं। ऐसा ही क्यों? चपरासी क्यों नहीं बनना चाहते, कमांडो क्यों नहीं बनना चाहते, फौज में क्यों नहीं जाना चाहते, राजनेता क्यों नहीं बनना चाहते, सफाई कर्मी क्यों नहीं बनना चाहते, क्यों नहीं बनना चाहते? उसका सबसे बड़ा रीज़न उसकी सोसाइटी थ्योरी एंड प्रैक्टिस में अंतर है कि मैं देश की सेवा करूंगा और देश की सेवा जो कहता है और सेवा कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसलिए यहाँ पर फाइनर ने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, आधुनिक शासन की सिद्धांत और व्यवहार हैं क्या, ये बहुत बड़ा विषय है। सबके सामने राजनेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि जाति इस प्रणाली, ये बुरी प्रणाली है, लोकतंत्र में जिसको आप कास्ट सिस्टम कहते हो बुरा है, जो अपराधीकरण है, राजनीतिक अपराधीकरण, वो बुरा है। तो फिर क्यों पुलिस और क्रिमिनल एक दूसरे से मिले हुए हैं? फिर क्यों कास्ट के बेस पर मंत्री मिनिस्टर बनाए जाते हैं, ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं? क्यों फिर कास्ट के बेस पर हॉस्टल्स बनाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, मिनिस्ट्री बनाई जाती हैं? आखिर ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डेमोक्रेसी का जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस का पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतराल देखने को हमें मिलता है। ये बेसिकली बैकवर्ड कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा डेवलप स्टेट में नहीं, डेवलप स्टेट में भी ऐसा है और बहुत कम है,
परंतु विकासशील या भारत जैसे जो देश विकासशील देशों में एक नंबर पर है, उन देशों में यह बहुत ज़्यादा एक कब्रगाह के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो बुराई है डेमोक्रेसी की, उस बुराई को दूर नहीं किया जा रहा। या जो डेमोक्रेसी स्थापित हुआ जब 20वीं शताब्दी में, तब ये कहा भी गया था कि लोकतंत्र शासन का ये एक प्रकार है, ये रामबाण नहीं है, औषधि नहीं है कि सब दवाइयों की। इसको अच्छा बनाना उन लोगों के हाथ में है जो लोकतंत्र को चलाते हैं। परंतु प्रतिनिधि के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, ये नहीं करा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी की भावनाओं को, परंतु किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा सेना का अपमान करना, शहीदों का अपमान करना, किसी अपने दोस्त का अपमान करना, प्रतिनिधि का दूसरे प्रतिनिधि का अपमान करना, या कुछ समय पहले जो मुख्यमंत्री साहब के द्वारा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में कहा गया कि वो अच्छा नहीं है, निकम्मा है, ये जो भी है इस तरह की, तो मतलब ये अभिव्यक्त होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या कितना बदलाव है, उनमें कितना अंतराल है, कथनी और करनी में कितना अंतर है। जिसको आप गांधी का देश कहते हो या जो आइडल आप गांधी को मानते हो, उस गांधी की एक बात का भी फॉलो उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता जो अपने ऑफिस में, कार्यालयों में अपनी चेयर के पीछे ऊपर दीवार पर गांधी की तस्वीर लटका कर रखते हैं। काश उस गांधी को थोड़ा बहुत फॉलो वो कर सकें। जो गांधीवादी स्कॉलर हैं वो भी नहीं करते। कार्ल जे फेडरिक की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, ये भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है कि संवैधानिक सरकार, संविधान के स्वरूप में सरकार क्या है और वास्तव में सरकार क्या है या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है। रॉबर्ट मिचेल्स इसके बारे में जरूर विस्तार से हम परिचर्चा करेंगे। रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी करती पॉलिटिकल पार्टीज 1915, रॉबर्ट मिचेल्स ने जो बेसिकली जो सबसे विख्यात या पॉपुलर रूल्स है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आप भले ही लोकतंत्र में रहते हो अथवा राजतंत्र में रहते हो, पूरी दुनिया की राजनीतिक मानचित्र को, आपके मानचित्र का अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे या अध्ययन करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में, किसी भी प्रकार के संगठन में, भले ही वो कैसा भी संगठन हो, चाहे वो समाज का संगठन हो, चाहे वो जाति का संगठन हो, चाहे वो लोकतंत्र का संगठन हो, चाहे वह इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा सिविल सोसाइटी हो, तेजा सेना हो, भीम सेना हो, या अन्य कोई भी आप कैसा कुछ मैकेनिज्म बना लो, उन सब में केवल और केवल कुछ लोग ही अधिकांश लोगों को संचालित करेंगे। इसलिए उसने लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं कहकर अल्पतंत्र कहा है। वह ओलिगार्की है, अल्प कुछ लोगों का बहुतों पर शासन है, कुछ चालाक लोगों का बहुत से मूर्ख लोगों पर शासन है, जिसमें वी आर इंक्लूड, हम सब शामिल हैं। देन संस्थागत उपागम की जो इवोल्यूशन हुआ है, इसके बाद भी जो मॉरिस दुर्वजर है उसकी पॉलिटिकल पार्टीज एक बुक और है जिसमें उसने राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया, वो शायद मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। तो वहाँ भी इसका अध्ययन किया गया है और उसने अभिव्यक्त किया है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को गुमराह करते हैं, उनको ऑपरेट करती हैं, संचालित करती हैं। देन लास्ट टॉपिक आज का है संस्थागत उपागम की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इतना इम्पोर्टेंस होते हुए भी कुछ कमियों का सामना इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को करना पड़ा है। उसमें पहली है 1950 ईस्वी या 20वीं सदी के मध्य में व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ, जिसके बाद संस्थावादी उपागम या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। डेविड ईस्टन और आर सी मैक्रेडिस इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं, नवीन सिद्धांत के प्रणेता भी बने। ईस्टन के द्वारा लॉर्ड ब्राइस के दृष्टिकोण को केवल तथ्यात्मकता या अति तथ्यात्मकता, मोर फैक्चुअल और हाइपर फैक्चुअल वाला उपागम कहकर आलोचित किया गया, आलोचना की गई, जो केवल फैक्ट्स पर ज़्यादा बल देता है। 1955 ईस्वी में मैक्रेडिस ने शासन के तुलनात्मक अध्ययन पर पुनर्विचार करने पर बल दिया तथा संस्थावादी उपागम को केवल नाम का तुलनात्मक अध्ययन बताया, जो वास्तव में गैर तुलनात्मक था। अर्थात वह इंस्टीट्यूशन का कंपेरेटिव स्टडी करता है। इंस्टीट्यूशन, हालांकि कोशिश की गई है संस्थागत उपागम में भी प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, परंतु उन तत्वों को शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बेसिकली नॉर्मेटिव था, वह फॉर्मल स्ट्रक्चर था, आप कैसे कह सकते हो, वह केवल कानूनी अध्ययन था, संस्थाओं का अध्ययन था, सीमित अध्ययन था। संस्थावादी अध्ययन को ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, लीगल मैनर में और नैरो अप्रोच बताया गया, एक आदर्शात्मक अध्ययन बताया गया। इसे विशेषतः पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों पर केंद्रित माना गया क्योंकि लंबे समय तक या द्वितीय महायुद्ध से पहले राजनीतिक संस्थान केवल जो विकसित दुनिया है वहीं पर विकसित हुए हैं। पिछड़े देशों में साम्राज्यवाद था, उपनिवेशवाद था, नवउपनिवेशवाद का शासन रहा है या स्वरूप रहा है। संस्थावादी उपागम ने केवल मूल्यों पर अधिक बल दिया, नॉर्म्स पर अधिक बल दिया, हिस्ट्री पर अधिक बल दिया, फिलोसॉफी पर अधिक बल दिया।
इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1960 और 70 के दशक, इसका मतलब इसको इग्नोर नहीं किया गया है, उसकी जो डीमेरिट्स रहे हैं उनको दूर करके एक नया अप्रोच बनाया गया है। इस दशक में एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ जिससे न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच या न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से पहचान दी गई। नवीन संस्थावादी उपागम, संस्थागत उपागम की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी संस्थावादी उपागम का अपना विशेष महत्व या उसकी उपयोगिता रही है। इस उपागम ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अर्थात ट्रेडिशनल जो अप्रोच था उसके ऊपर ही मॉडर्न अप्रोच और देन कंटेम्प्रेरी अप्रोच का इवोल्यूशन हुआ है। इसलिए नींव का जो पत्थर हम कह सकते हैं स्टडी अप्रोच के रूप में वह इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का रहा है। यद्यपि संस्थावादी उपागम ने व्यक्तिगत अध्ययन की अपेक्षा, ये मैंने पहले बताया कि वह इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन कम करता है, व्यक्तिगत अध्ययन की अपेक्षा संस्था के अध्ययन को अधिक महत्व दिया है। इट मीन्स इंस्टीट्यूशन मोर इम्पोर्टेंट रोल रेदर देन इंडिविजुअल यूनिट। परंतु वास्तविक रूप में संस्थाओं का संचालन भी तो व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। ये अलग बात है जो उसका क्रिटिसिज्म भी है कि जो ये कहा गया है कि संस्थाएं ज़्यादा महत्व रखती हैं व्यक्तिगत की तुलना में, परंतु संस्थाओं को चलाता कौन है? व्यक्ति चलाते हैं संस्थाओं को। संस्थागत अध्ययन ने राजनीति विज्ञान के बारे में शोधार्थियों को अवबोध कराने में निर्णायक भूमिकाओं का निर्वहन किया है। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने जो पॉलिटिकल साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे उन कॉन्सेप्ट से जानकारी करने के लिए, साझा करने के लिए, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए, जानकारी देने के लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस उपागम ने राजनीति व औपचारिक संरचना तथा निर्णय निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाने में भी योगदान दिया है। फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कही है, डिसीजन मेकिंग की बात कही गई है और स्टेट पॉलिटिक्स की बात की गई है। यह सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किस तरह से संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं और इंडिविजुअल जो यूनिट्स होती हैं वो इंटरेक्शन कैसे करती हैं, समाज के लिए सामूहिक विकल्प, कलेक्टिव चॉइस फॉर सोसाइटी का स्वरूप प्राप्त करते हैं। यानी सब मिलकर किस तरह से एक वो सामूहिक विकल्प को डिजाइन करते हैं या समाज का संचालन करते हैं, ये कार्य करने में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये जो आपको पढ़ाया गया है वो आप देख सकते हैं एंड्रयू हेविड की बुक राजनीतिक सिद्धांत, के मिश्रा की बुक समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, डेनियल कारमानी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ह्यूज एंड मार्टिन, ये इंपॉर्टेंट बुक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, तथा पीटर वेहेरिस की राजनीति विज्ञान की स्थापना 1976, हचिंसन, लंदन, यहाँ से पब्लिश बुक है। ये रेफरेंस रहे हैं। अब शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं रेस्पॉन्स चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट से। मुक्ता, यस एंड नो? यस सर। अंजुलता? यस सर, समझ में आ गया। अंजुलता? Anjulata, can you listen me? Unmute and speak. Are you understand Yes, or sir. not? Okay. Yes, sir. Yes, sir. कविता कुमारी खींची। कविता, please give response. Parul, Parul, please unmute and speak. Yes, sir. सविता, Yes, sir. उत्तम, Yes, sir. उत्तम समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी के साथ, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो इंस्टीट्यूशन कुछ पूछना है किसी को? किसी को यदि कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके बोल सकता है, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ। होस्ट, फिर क्लास ओवर करें? ठीक है, थैंक यू सो मच।